नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बड़ा बदलाव देखने को मिला है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल की नई जिम्मेदारी दी है, तो वहीं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को अब बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। आखिरकार चुनाव से पहले इतना बड़ा बदलाव क्यों? वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बीते दिन जो समीक्षा बैठक राजद कार्यालय में बुलाई थी, उसमें क्या हुआ? किन नेताओं को सीधे सीधे कह दिया गया पत्ता साफ हो जाएगा और किनको शाबाशी दी गई? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। कैसे देख रहे हैं चुनाव से पहले इतना बड़ा बदलाव, और वो भी आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल? आखिरकार इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया होगा? बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है और बिहार को एक बहुत ही बेहतरीन और बौद्धिक राज्यपाल मिले हैं। आरिफ मोहम्मद खान की छवि एक बौद्धिक राजनेता की रही है और वो मुस्लिम कट्टरतावाद के खिलाफ रहे, प्रखर आवाज़ रहे हैं उसके खिलाफ, और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। अपनी राजनीति उन्होंने शुरू की थी कांग्रेस से, मगर कांग्रेस इसी वजह से छोड़ी क्योंकि शाहबानो केस आया था जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो पहले राजीव गांधी ने फैसला ये किया था कि कांग्रेस दबाव में नहीं आएगी, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उसके दबाव में नहीं आएंगी। कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि शाहबानों को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, जबकि जो मुस्लिम कानून है उसमें इसकी व्यवस्था नहीं है। वो जो दैन मेहर की रकम होती है वो तलाक के समय वापस कर दिया हो गया। गुजारे भत्ते का कोई कॉन्सेप्ट उसमें संभवतः नहीं है, मगर कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो अब इस कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए सरकार पर यह दबाव था कि आप नया एक अध्यादेश ला दीजिए, एक नया कानून ला दीजिए, संसद से पास करा दीजिए ताकि कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाए। तो पहले राजीव गांधी दो हाथ करने के मूड में थे और उन्हीं की सह पर उनके सरकार में मंत्री थे आरिफ साहब, तो इन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था लोकसभा में और धज्जियां उड़ा दी थी कट्टरपंथ की, और धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर के उन्होंने कहा था कि कैसे कोर्ट का फैसला जायज़ है और उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। मगर फिर राजीव गांधी बदल गए। उनको लगा कि हमारा वोट गड़बड़ा जाएगा, मुस्लिमों में छवि खराब होगी, तो वो झुक गए और उन्होंने ये कर दिया, उसका कानून लाने का फैसला किया। तो इससे इतने आहत हुए आरिफ साहब कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद तो छोड़ा ही, कांग्रेस भी छोड़ दिया उन्होंने, और उसके बाद फिर समाजवादी घड़े में रहे। हालांकि वो शुरू से समाजवादी ही थे, चरण सिंह वगैरह के साथ भी उन्होंने काम किया था, सतपाल मलिक के साथ काम किया था। वो सब चुनाव लड़ते थे उस समय समाजवादी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम था। बुलंदशहर के रहने वाले हैं, बिहार के पड़ोसी प्रदेश के रहने वाले हैं, और अलीगढ़ छात्र यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, महासचिव भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। तो एक प्रोग्रेसिव चेहरा है मुसलमानों के बीच, और उनको सिर्फ कुरान और शरीयत की जानकारी नहीं है, हिंदू धर्म ग्रंथों के ही उतने ही आधिकारिक विद्वान हैं वो, और उतना ही अध्ययन है जितना मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन है उनको। तो दोनों धर्मों के वो बहुत जानकार हैं, मर्मज्ञ उनको कहा जा सकता है कि मर्मज्ञ हैं वो, और उनका जो व्याख्यान होता है वो सुनने लायक होता है। तो केरल में वो अच्छा काम कर रहे थे और सरकार से लगातार उनका कन्फ्रंटेशन हो रहा था वहाँ। तो इस बदलाव की वजह ये हुई कि वहाँ ईसाइयों के बीच भाजपा अपनी पैठ बढ़ा रही है, और ईसाई समाज भी उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो ये अभी जो राज्यपाल आर्लेकर साहब जो हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार के राज्यपाल, ये गोवा के रहने वाले हैं, गोवा की राजनीति में सक्रिय थे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे वहाँ,
और वहाँ ईसाई समाज के बीच इनकी अच्छी छवि है, बहुत मधुर रिश्ते इनके रहे हैं। तो वो एक मैसेज भाजपा देना चाहती है कि हमने आपकी पसंद के व्यक्ति को, आपके प्रिय व्यक्ति को यहाँ राज्यपाल बनाकर भेजा है ताकि उसका वहाँ लाभ मिल सके केरल में। तो इसलिए आर्लेकर साहब को वहाँ भेजा गया और यहाँ आरिफ साहब को लाया गया कि आरिफ साहब के साथ नीतीश कुमार के भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा। बीपी सिंह की सरकार में दोनों मंत्री थे, नीतीश कुमार भी मंत्री थे और आरिफ मोहम्मद खान साहब भी मंत्री थे, तो दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। और आरिफ साहब ऐसे जेंटिल आदमी हैं कि कोई उनसे किसी का बुरा संबंध नहीं है। हाँ, सैद्धांतिक सवालों पर वो जरूर स्टैंड लेते हैं, ढुलमुल रवैया वाले राजनीति वो नहीं हैं कि वोट की राजनीति के लिए या कुर्सी के लिए समझौता कर लिया, गलत बात को स्वीकार कर लिया। मोदी जी के तो काफ़ी करीब माने जाते हैं। मोदी जी के करीब हैं इसलिए कि विचार मिलते हैं। मोदी जी भी कट्टरतावाद के खिलाफ बोलते रहते हैं और ये भी बोलते रहते हैं, इसलिए उनका जो वो तो आरएसएस के कार्यक्रम में भी जाते हैं आरिफ साहब, हाँ, वहाँ भी जा करके वो भाषण करते हैं, खूब करते हैं। तो मुस्लिमों की पसंद तो नहीं होंगे, लेकिन मुस्लिमों की पसंद इसलिए कि जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है वो उनको पसंद करता है। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और उनके सामने कोई मौलाना टिक नहीं सकता है। वो जब धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते हैं तो बड़े बड़े जानकार धुरंधर उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो वो एक उदार मुस्लिम का चेहरा है। तो इसलिए उनको यहाँ लाया जा रहा है कि बिहार में जो मुस्लिम वोट बैंक है और जो एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है, नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी खुश हो जाएगा कि हमारी पसंद का एक, हमारे समाज का एक आदमी आया। जिस तरीके से अभी बिहार की राजनीति, ललन सिंह का एक बयान आ गया कि मुस्लिम तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वोट नहीं देता है। राजद जो है वो अपने पक्ष में मुसलमानों को करने के लिए अपनी पूरी दम लगाए हुए। प्रशांत किशोर ने एक अलग यहाँ पर माहौल बना के रखा है। एआईएमआईएम ने सीमांचल में अपना गढ़ बना लिया है। तो ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान कितने प्रभावी हो पाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान सक्रिय राज्यपाल रहे हैं। केरल में भी बहुत उनकी सक्रियता थी, हालांकि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी सक्रिय राज्यपाल रहे हैं और वो बिहार का, उन्होंने लगभग पूरे बिहार का दौरा कर लिया है और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रियता उनकी रहती है। तो आरिफ साहब भी वैसे ही हैं, ये भी सक्रिय राजनेता हैं और हर समाज के बीच घुल मिल जाते हैं। तो उनके यहाँ आने से जो बात कर रहे हैं ललन सिंह या दूसरे लोग कि मुस्लिम समाज हमसे दूर रहता है, उसको पास लाने के लिए ये एक आधार बन सकते हैं मोहम्मद आरिफ साहब। तो इसलिए इनको यहाँ लाया गया। तो दोनों जगह खुश होंगे लोग। वहाँ ईसाई समुदाय खुश होगा कि उनके मित्र आ गए। बहुत लोग आरिफ साहब को दो धारी तलवार भी कहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना बोल जाए जिससे माहौल और ज़्यादा उलट न जाए। उलट जाए, जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं वो तो जरूर नाराज होंगे, वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि आरिफ साहब के आगे उनकी चलेगी नहीं, वो उनसे बहस कर नहीं सकते, बहस में टिक नहीं सकते। जदयू के मुसलमान नेता खुश होंगे? जदयू के जो प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं वो खुश होंगे। सवाल यही है कि कौन है उस पार्टी में जो प्रोग्रेसिव सोच रखता है। अब वही परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी इसी से पता चलेगा कि कौन प्रोग्रेसिव है और कौन कट्टरपंथी है, इससे पता चलेगा। तो कट्टरपंथी ताकतों को परास्त करने के लिए और प्रोग्रेसिव सोच को बढ़ावा देने के लिए हमको लगता है कि उनको यहाँ लाया गया है, ताकि बिहार में जो मुसलमानों के बीच जो कट्टरपंथ है और जो कट्टरपंथी नेता हावी हैं, उनके राजनेता बने हुए हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनको किनारे किया जा सके। इसमें इनकी भूमिका होगी आरिफ मोहम्मद खान साहब की। लगता है आपको कि 25 के चुनाव में ये असर डालेंगे? बिल्कुल असर डालेंगे, क्योंकि वो जो बातें बोलते हैं वो तर्क संगत बोलते हैं और दिल को छू लेने वाली बातें बोलते हैं। तो इसलिए उनका असर तो पड़ेगा। हालांकि वो राज्यपाल हैं, उस पद की अपनी मर्यादा है, तो वो डायरेक्ट राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, मगर राज्यपाल को तो भाषण करने का खूब मौका मिलता है। तो उसी नाते वो अपनी बात रखेंगे समाज के बीच और उसका असर तो जरूर देखना पड़ेगा। बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और आरिफ साहब जब एक मंच पर होंगे तो कौन किस तरीके का भाषण देता है। खैर, ये बात हम लोग आरिफ मोहम्मद खान साहब को लेकर कर रहे थे। बिहार के नए राज्यपाल अब बनाए गए हैं, बहुत जल्द कार्यभार भी अपना संभालेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं बिहार की सियासत में 2020 के विधानसभा चुनाव में बनी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद की। अभी नहीं है, लेकिन 20 के चुनाव में जरूर बनी थी। बीते दिन तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में
एक सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी, विधायक, एमएलसी और सांसद भी मौजूद थे। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने कई नेताओं पर बिना नाम लिए साफ तौर पर कहा कि देखिए, इस मोह में मत रहिएगा कि आपका टिकट फाइनल है, टिकट कटेगा भी और जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको टिकट मिलेगा भी। अब तेजस्वी यादव ने दावा किया, तो लगता है कि इस पर खड़े उतरेंगे। देखिए, राजनेताओं का दो चेहरा होता है, एक बोलने का और एक करने का। तो जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं, और तेजस्वी इसके अपवाद नहीं है। तो ये ठीक है कि वो कार्यकर्ताओं में जोश दिलाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए और सदस्यता अभियान को तेज करने के लिए ये बातें बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा सदस्य बनाएगा उसको टिकट मिलेगा। मगर टिकट देने के पीछे कई फैक्टर होते हैं। कुछ राजनीतिक दबाव, भाई भतीजा चचा का दबाव, कुछ वहाँ का स्थानीय समीकरण, जातीय समीकरण, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। धन बल, जन बल, ये सब मिला जुला करके टिकट किसी को दिया जाता है। तो उसमें जो फिट आएगा वो उसको मिलेगा। मगर तेजस्वी की चिंता दूसरी है। तेजस्वी चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बुद्धिमान हों और पार्टी की जो नीति है, पार्टी की जो उपलब्धि है वो जनता तक पहुंचा सकें, वोटरों तक कन्वे कर सकें उसको। और इसमें राजद के नेता चूक जाते हैं। अभी एक ताज़ा घटना है कि वो भागलपुर गए थे, वहाँ उन्होंने अपने जिलाध्यक्ष से पूछ दिया कि जब हमारी सरकार थी, हम उप मुख्यमंत्री थे, तो हमारे सरकार की, महागठबंधन सरकार की 5 उपलब्धियां आप बताइए। वो एक भी नहीं बता सके, फेल हो गए। फिर उन्होंने और जो वहाँ मौजूद थे उनसे पूछा कि अच्छा आप में से कोई बता दीजिए, कोई नहीं बता सका। तो इससे वो बहुत दुखी हैं कि इतना हम मेहनत कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता जो हैं सो जिला स्तर के नेता वो उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं, जबकि इधर से झड़ी लगी रहती है एनडीए से कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तीर चला दिया, भाला चला दिया, सब कर दिया, बिहार को शिखर पर पहुंचा दिया। मगर दूसरी ओर से कोई काउंटर उसका नहीं हो पा रहा है। तो ये उनकी चिंता थी और ये चिंता उन्होंने जाहिर की कल की बैठक में। हालांकि ये बैठक से ये साफ हो गया कि जगदानंद सिंह अब अध्यक्ष नहीं रहेंगे क्योंकि वो अनुपस्थित थे। लालू प्रसाद की अनुपस्थिति भी बहुत मायने रखती है कि वो क्यों नहीं थे। वो होते तो शायद इतनी बातें वो नहीं कर पाते तेजस्वी। तो इसलिए हो सकता है कि फ्री हैंड देने के लिए तेजस्वी को ये दोनों नेता अनुपस्थित रहे और उन्होंने अपनी बातें रखी। और जो लक्ष्य रखा गया है सदस्यता का, उसमें भी आरोप लग रहा है कि फर्जी सदस्य बनाए जा रहे हैं अपना स्कोर करने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए लोग फर्जी। गुटबाजी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। हाँ, गुटबाजी हर जिले में गुटबाजी रहेगी। गुटबाजी तो स्वाभाविक है, वो होगी ही, मगर पार्टी को कमज़ोर करने के हद तक गुटबाजी अगर होगी तो वो कोई नेता बर्दाश्त नहीं करेगा। जो सत्ता की राजनीति में है और मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि पार्टी की गुटबाजी इस कदर हावी हो जाए कि अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली जाए। तो इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि जो गुटबाजी करेंगे, हालांकि गुटबाजी तो उनके घर ही में होती है, तो उस पर वो कैसे काबू पाएंगे। कार्यकर्ताओं को तो आप डरा धमका के सीधा कर लीजिएगा, अपनी बात मनवा लीजिएगा, मगर जब घर की जो गुटबाजी है उस पर कैसे काबू पाइएगा। और वो सबने देखा है, ये हर चुनाव में दिखाई पड़ जाता है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार की एकता का संदेश अगर जाएगा तो नीचे भी एकता का संदेश ये होगा, प्रभावी होगा। तो ये उनकी महत्वपूर्ण चिंताएं थीं और इसी के लिए उन्होंने बैठक बुलाई थी और टास्क दिया है। अब देखना होगा कि वो कितना उस पर कार्यकर्ता खड़े उतरते हैं। और उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि 2020 के चुनाव में जिन सीटों पर हम कम अंतर से हारे उस पर विशेष ध्यान दीजिए, और उन नेताओं की तरफ भी इशारा था जो कैंडिडेट थे उस समय। हाँ, ठीक कर रहे हैं। वो 7 सीटों का खास करके उन्होंने नाम लिया। उसमें हिलसा है, चकाई है, झाझा है, मुंगेर है, परबत्ता है और एक कोई और सीट है, परिहार है। तो ये इन सीटों पर पार्टी की बहुत कम वोटों से हार हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि इन सीटों पर इस बार हम लोगों को जीतना है। स्वाभाविक है, थोड़े वोट से, अगर कई जगह तो नोटा की वजह से हार गई पार्टी, तो ये घटना फिर ना दोहराई जाए, इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को सचेत किया कि आप सक्रिय होइए और जो नाराज़गी है मतदाताओं की उसको दूर कीजिए, अपनी उपलब्धियां बताइए और अपने साथ जोड़िए ताकि हम वो सीटें जीत सकें। और सबसे बड़ी पार्टी बन के आए ही थे पिछले चुनाव में भी वो,
और इस चुनाव में एक नए प्लेयर भी आ गए हैं मैदान में, जो जन सुराज आ गए हैं, और जन सुराज उन्हीं को क्षति ज़्यादा पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात है कि पिछली बार जो उनको फायदा पहुंचाए थे चिराग, वो एनडीए खेमे में है। हाँ, वो एनडीए खेमे में है, ये भी एक उनकी चिंता का विषय है। एनडीए खेमे में है, तो उनका कुनबा थोड़ा कमज़ोर अभी जरूर हो गया है। एक मुकेश सहनी जरूर उनके साथ ऐड हुए हैं, मगर मुकेश सहनी कितना उनको ताकत दे पाएंगे ये अभी थोड़ा देखना होगा, इसको वेट एंड वॉच में रखना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी तो उन्हीं से ताकत लेने के लिए वहाँ गए हैं, अपना ताकत वो दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए उस खेमे में थोड़ी घबराहट है, थोड़ी बेचैनी है, थोड़ी माथे पे सिकन है। उसी को दूर करने के लिए, अपने फौज को लामबंद करने के लिए वो कल की बैठक थी उनकी। तो देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार में जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनको लेकर, साथ ही तेजस्वी यादव ने जो समीक्षा बैठक बुलाई उसमें किस प्रकार से अपने नेताओं को हिदायत दी और शाबाशी दी, उस पर भी आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।